हेलो एंड वेलकम। कंप्यूटर करंट अफेयर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर के साथ साथ ये कंप्यूटर की करंट अफेयर की सीरीज खत्म होने वाली है। इस सीरीज में सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं। पहला लेक्चर मैंने दिया हुआ है, वो आप देख लो, ठीक है। अब ये सब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है और मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर तो हमने सारा कुछ आपको पढ़ा लिया, लेकिन करंट अफेयर से भी सवाल आ सकते हैं और अगर आएंगे तो 2020 के करंट अफेयर में सवाल आ सकते हैं जो कि आपके सामने हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं, इसलिए देख लो दोनों को। ये दूसरा लेक्चर हमारा यहां से स्टार्ट होने जा रहा है और पहली न्यूज़ हमारे सामने है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब ये 2020 में ये न्यूज़ क्यों थी? लॉन्च तो ये मिशन हुआ है 2015 में, लॉन्च तो मिशन हुआ है 2015 में, लेकिन ये न्यूज़ 2020 में क्यों थी याद रखना। इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली बोला गया है 14 नए सुपर कंप्यूटर्स अंडर प्रोसेस है, बन रहे हैं इस मिशन के अंडर। और 3 ऑलरेडी बने थे सुपर कंप्यूटर्स इस मिशन के अंडर। टोटल सुपर कंप्यूटर्स इस मिशन के अंडर कितने बनने जा रहे हैं? 17 सुपर कंप्यूटर्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। 2015 में इस मिशन को लॉन्च तो किया गया था, लेकिन मकसद क्या था इस मिशन का? मकसद ये था कि सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाया जाएगा। बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स को जोड़ के एक ग्रिड बनाया जाएगा, उसी को बोलते हैं सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड। कितने सुपर कंप्यूटर्स को जोड़ के ये ग्रिड बनाया जाएगा? 70 सुपर कंप्यूटर्स को जोड़ के ये ग्रिड बनाया जाएगा। और उसी मिशन के अंदर 3 सुपर कंप्यूटर्स बने हुए थे, यहां पे हम देखेंगे वो। और 14 अंडर प्रोसेस हैं, 17 जल्दी जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी और बनने जा रहे हैं। NSM के अंडर ये 17 सुपर कंप्यूटर्स बनने जा रहे हैं। अब ये आपको याद रखना है किसने इस NSM को इंप्लीमेंट किया। जॉइंटली इन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। उसमें कौन कौन सा आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब इन्होंने जॉइंटली इंप्लीमेंट किया NSM को। अब ये भी आपको याद रखना है कि 3 सुपर कंप्यूटर्स NSM मिशन के अंदर बने थे। वो कौन कौन था? परम शिवय, परम शक्ति और परम ब्रह्मा, ठीक है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। न्यूज़ तो ये है, लेकिन सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर क्यों बताया जाता है? सुपर इसमें क्या होता है? इसमें सुप्रीम क्या होता है? सुपर कंप्यूटर में सुपर का मतलब होता है स्पीड का ज्यादा होना। सबसे ज्यादा स्पीड सुपर कंप्यूटर्स में ही होती है और इसकी स्पीड मेजर की जाती है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। सबसे बड़ा यूनिट है स्पीड मेजर करने का, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अब यह भी याद रखना, सुपर कंप्यूटर और आपके घर में कंप्यूटर जो है ना, उसमें मेमोरी में भी डिफरेंस है। मेमोरी में भी डिफरेंस है। क्या? सुपर कंप्यूटर 250000 टाइम्स मोर मेमोरी रखता है एज कंप्यूटर जो आपके पास कंप्यूटर्स है, नॉर्मल कंप्यूटर, ठीक है। तो उसमें ये कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है, इतने टाइम्स ज्यादा। अब ये भी आपको याद रखना है, स्पीड के बेसिस पे पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके कंप्यूटर्स की रैंकिंग दी जाती है। उसी को बोलते हैं टॉप 500 प्रोजेक्ट, जिसमें 500 टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स की रैंकिंग दी जाती है। और याद रखना, चाइना काफी टाइम से डोमिनेट करता है लिस्ट को। नियरली अबाउट 230 सुपर कंप्यूटर्स चाइना के ही है इन टॉप 500 में। टॉप 500 में चाइना के ही ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स है, 230 सुपर कंप्यूटर्स। और ये लिस्ट जो है, ये रैंकिंग जो है, वो अपडेट होती है ट्वाइस पर ईयर। एक साल में 2 बार इसको अपडेट किया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जापान का सुपर कंप्यूटर जो है फुगाकू, वो टॉप पे है। तो सवाल अगर आएगा इस टाइम रीसेंट, आप बताइए इस टाइम पे टॉप सुपर कंप्यूटर्स में टॉप मोस्ट कंप्यूटर कौन सा है?
जापान का फुगाकू। तो ये सबसे फास्टेस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ही है ना टॉप सुपर कंप्यूटर्स को रैंकिंग दी जाती है टॉप 500 प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब ये भी जानना आप, इस टॉप 500 प्रोजेक्ट में टॉप 500 वाले सुपर कंप्यूटर्स में इंडिया के 4 सुपर कंप्यूटर है टॉप 500 लिस्ट में, और खासकर प्रत्युष और मिहिर ऐसे 2 सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा स्पीड है। प्रत्युष पहले नंबर पे, उसके बाद मिहिर दूसरे नंबर पे, मतलब इनकी ज्यादा स्पीड है। दोनों में से ज्यादा स्पीड किसकी है? प्रत्युष की। और ये 2 हैं ऐसे जो कि टॉप 100 में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इवेंट बोट ट्रोजान है आपकी सेकंड न्यूज। ठीक है, इवेंट बोट ट्रोजान क्या करता है? ये मोबाइल बैंकिंग ट्रोजान है। ट्रोजान आपने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छी तरह से। ट्रोजान मतलब कि एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर, एक ऐसा मालवेयर जो कि आपको लगता है यूजफुल है, हेल्पफुल है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको हार्म करता है, आपके लैपटॉप मोबाइल को हार्म करता है और स्टील करता है डाटा वहां से। तो इवेंट बोट वाला ट्रोजान क्या है? इवेंट बोट वाला ट्रोजान है मोबाइल एप्लीकेशंस को, ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को ये इफेक्ट करता है, टारगेट करता है। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस मतलब जो ये फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होते हैं फोन पे, उनको टारगेट करता है और वहां से इंफॉर्मेशन स्टील करता है। इवेंट बोट ट्रोजान मोबाइल बैंकिंग ट्रोजान है, टारगेट करता है फाइनेंशियल एप्स ऑन फोन, और अभी तक प्ले स्टोर फिलहाल सेफ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये प्ले स्टोर की एप्स को भी इफेक्ट या टारगेट करने जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो प्ले स्टोर के अंदर जितना भी आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, आपके पासवर्ड्स पता चलेंगे, आपके जितना भी है या आपकी कोई इंफॉर्मेशन है वो। लेकिन अभी तक प्ले स्टोर सेफ है, लेकिन न्यूज में था प्ले स्टोर हो सकता है इवेंट बोट ट्रोजान से इफेक्ट हो सकता है, हुआ नहीं है। शॉपर ट्रोजान मालवेयर, बहुत इंटरेस्टिंग मालवेयर है ये। मालवेयर का मतलब मलेशियस सॉफ्टवेयर, ट्रोजान का मतलब लगता है कुछ और साइट है, आप जाते हो यूजफुल साइट लगती है आपको, लेकिन असल में वो साइट नहीं होती। तो देख लीजिए सर, जो ये शॉपर ट्रोजान मालवेयर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल आने के चांसेस है। क्या करता है ये? करने से पहले मैं आपको न्यूज बताऊं। न्यूज क्या थी? 14% स्मार्टफोन्स अफेक्टेड इन इंडिया बाय शॉपर ट्रोजान मालवेयर। अब क्या है ये मालवेयर? अगर इसने आपके मोबाइल या डिवाइस को इफेक्ट किया, पता है क्या करेगा ये ई कॉमर्स साइट पे जाएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मतलब ई कॉमर्स साइट पे जाएगा जितनी भी है, वहां पे आपके जरिए से, आपके मोबाइल से, आपके डिवाइस से अच्छे अच्छे रिव्यूज देना स्टार्ट करेगा, गुड रिव्यूज देना स्टार्ट करेगा, 5 स्टार रेटिंग देना स्टार्ट करेगा। चाहे कोई वेबसाइट कोई मोबाइल बेचती हो तो आप उस मोबाइल के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट, अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखोगे उस ई कॉमर्स साइट पे, 5 स्टार रेटिंग दोगे आप, हाँ ये डिवाइस बहुत अच्छा है, ये मोबाइल बहुत अच्छा है, ताकि बाकी कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए उस कंपनी की तरफ, ताकि बाकी लोग भी, मतलब आप उनको बेवकूफ बनाओ। तो याद रखना ये फेक रिव्यू दे रहा है। शॉपर, शॉपिंग से शॉपर ट्रोजन मालवेयर, ऐसा मालवेयर जो कि शॉपिंग ई कॉमर्स साइट्स पे अच्छे अच्छे रिव्यूज देता है आपकी तरफ से। अगर आपके डिवाइस में लगा, आप 5 स्टार रेटिंग तो दोगे नहीं, लेकिन आपका वो शॉपर ट्रोजन मालवेयर आपके जरिए से 5 स्टार रेटिंग देगा, उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गए। तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट्स के नीचे फेक रिव्यूज देता है। फेक न्यूज ये स्प्रेड भी कर सकता है सोशल मीडिया पे। अगर इसको दूसरे कंपनी को हराना हो, दूसरे कंपनी की इमेज खत्म करनी हो, तो आपके जरिए से सोशल मीडिया साइट्स पे ये फेक न्यूज भी स्प्रेड करता है। Amazon एक फेक वेबसाइट है, वहां पे धोखा हुआ, ये हुआ वो हुआ। दूसरी वेबसाइट है ABC नाम से, उधर से सामान ले लो। मतलब कुछ भी कर सकता है ये आपके फोन के साथ, शॉपिंग को बेनिफिट करने के लिए, अपनी कंपनी को फायदा देने के लिए, ताकि शॉपिंग ज्यादा हो वहां पे। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर, यहां से भी आ सकता है सवाल। देखो, ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर इसी साल मार्च अप्रैल में ये न्यूज में था। क्या है ये भी एक बैंकिंग ट्रोजान ही है। आपके सामने फेक स्क्रीन आएगा Amazon का, आप उसको जाओगे और बैंकिंग साइट्स पे ही ये भी इफेक्ट करता है। वो भी ये एक्चुअली
स्टील करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जितनी भी है, लॉगिन, पासवर्ड्स, अकाउंट डिटेल्स जितनी भी है वो ये देखता है। अब ये भी तो यही करता था, लेकिन इवेंट बोर्ड ट्रोजन उतनी तेजी से नहीं फैलता है जितना ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर फैलता है। याद रखना, ये बहुत ज्यादा एप्स पे इफेक्ट करता है। और मैं आपको खास बात बताऊं, ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, फाइनेंशियल एप्स पे ही ज्यादा इफेक्ट करता था। ये भी करता है ज्यादा बैंकिंग वाले, लेकिन ये और भी एप्स पे असर डालता है, टारगेट करता है। तो ये टारगेट कर चुका है 337 डिफरेंट एप्स पे। हो सकता है आपके मोबाइल में वो ऐप हो। और एंटीवायरस, खास बात ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर की, एंटीवायरस एप्स को ये सबसे पहले ब्लॉक करता है, सबसे पहले टारगेट करता है, खराब करता है, क्योंकि एंटीवायरस ही इसको हटा सकता है। जो इसको हटाएगा पहले उसी को ये हटाता है, फिर ये अपना काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोट को आप बोलते हो, कैसे वो बोलता है वहां पे कैसे कैसे कैसे, मतलब मशीन को सिखाना, आर्टिफिशियली मशीन को इंटेलिजेंट बनाना कि वो इंसान की तरह बिहेव करे, इंसान की तरह बातें करे, इंसान की तरह काम करे, इंसान की तरह एक्शन का रिएक्शन दे दे, उसको इंटेलिजेंट बनाना। जैसे बच्चे को सिखाते हैं, इसी तरह मशीन को सिखाना, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट उसको बनाना, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल में। ठीक है, तो याद रखना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया, GPAI को। क्या है ये? इंटरनेशनल लेवल पे ये पार्टनरशिप है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए कंट्रीज आपस में नॉलेज शेयर करते हैं, कंट्रीज आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, कंट्रीज आपस में बातचीत करते हैं, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा बूस्ट दे दे, ज्यादा इफेक्टिव बनाए, ताकि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इनोवेटिव आइडियाज मिले, एक दूसरे के साथ इनोवेटिव आइडियाज शेयर हो जाए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा बेस्ट बनाया जाए। और खासकर कोविड-19 क्राइसिस को देख के यह स्टेप उठाया गया है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा नीड पड़ी। नर्सेस जो हैं उनको कोरोना वायरस लगता है, डॉक्टर जो हैं जब वो ट्रीट करते हैं उनको कोविड-19 लगता है, क्योंकि कोविड-19 बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। लेकिन अगर ये डॉक्टर के बदले, नर्स के बदले रोबोट रखेंगे एक रूम में, और वो रोबोट हर एक्शन का रिएक्शन करे, वो रोबोट खुद ही उसको ट्रीटमेंट करे, वो रोबोट वहां पे उसका ख्याल रखे, तो रोबोट को तो कोई वायरस नहीं लगेगा। तो ज्यादा ये स्टेप उठाया गया पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड को बेनिफिट या एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, ओके, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए। ओके, अब GPAI का सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, और पेरिस में होस्ट इसको करता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, अब पढ़ेंगे हम कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन की फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये क्या है? ये एक रोबोट है जिसको लॉन्च किया था पुणे के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। किसके लिए? ट्रेन्स में, जो ट्रेन्स होते हैं उनमें स्क्रीनिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, ताकि ट्रेन्स में वो देखे कोई भी एक्टिविटी गलत नहीं होनी चाहिए, ट्रेन्स में भाई ख्याल रखने के लिए। सिंपल है ना? रेलवे स्टेशंस पे, ट्रेन्स में स्क्रीनिंग करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए। ठीक है, ओके। अब आगे चले हम, डाटा लोकलाइजेशन। आप सभी जो भी डाटा शेयर करते हो, चाहे कोई भी साइट कुछ भी करो, तो वो डाटा पता है कहां चलता है? दूसरे कंट्रीज में जाता है। अभी आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो, तो YouTube भी दूसरी कंट्री का है। तो कोई YouTube पे आपने ईमेल अपना डाला, कुछ भी डाला, तो ये सारी इंफॉर्मेशन YouTube पे जाती है, दूसरी कंट्री में जाती है। इसी तरह बहुत सारी आपके जो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, वो दूसरी कंट्री में चली जाती है। तो डाटा लोकलाइजेशन में RBI ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था, और इस बार भी बोला है, 2020 में भी बोला, क्या कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स जितने भी पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, उनका डाटा स्टोर होना चाहिए, पेमेंट डाटा वाला स्टोर होना चाहिए ओनली इन इंडिया। आपके अकाउंट डिटेल्स भी बाकी कंट्रीज में जा सकते हैं, आपके पासवर्ड्स बाकी कंट्रीज के सर्वर्स में जाते हैं। तो RBI ने बोला बाकी कंट्रीज में ये जाएगा तो मतलब हमारी सॉवरेनिटी खत्म हो रही है,
हम तो आजाद हो गए ब्रिटिशर से, हम तो सॉवरेन हैं, लेकिन डिजिटली हम कम दिन ब दिन खत्म होते जाते, सॉवरेनिटी खत्म होते जाती है। तो डिजिटली हम अभी पूरी तरह से सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, सुप्रीम, ताकतवर, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट। डिजिटली हम अभी सॉवरेन नहीं हुए हैं, हमें चाहिए डिजिटली भी सॉवरेन होना। हमें बाकी कंट्रीज में अपना डाटा नहीं भेजना है, हमें बाकी कंट्रीज में के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आरबीआई ने बोला डाटा को लोकलाइज करो, डाटा को अपनी ही कंट्री के अंदर रखो, लोकलाइज्ड डाटा को लोकलाइज करो, डाटा लोकलाइजेशन। कौन सा डाटा? पेमेंट डाटा। कौन सा पेमेंट डाटा? जब भी आप पेमेंट सिस्टम कोई भी करते हो तो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स आपका डाटा कंट्री के अंदर ही बनाया जाएगा, रखा जाएगा, और कंट्री के अंदर ही सर्वर्स रखे जाएंगे, और जहां पे आपका डाटा रहेगा दूसरी कंट्रीज में आपका पेमेंट वाला डाटा नहीं जाना चाहिए। डाटा लोकलाइजेशन क्या है? अब सिंपल में क्या है, अब सिटीजन्स का डाटा कंट्री के अंदर ही होना चाहिए। क्यों? सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए। इंडिया सॉवरेन है लेकिन डिजिटली ये सॉवरेन नहीं है। डिजिटली इंडिया को सॉवरेन होना है, दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अजीत माइक्रो प्रोसेसर, याद रखना आईआईटी बंबई ने रिसेंटली इसको बनाया 2020 में ही। क्या है ये अजीत माइक्रो प्रोसेसर? अजीत माइक्रो प्रोसेसर याद रखना आईआईटी बंबई ने इसको इंडिजीनियसली बनाया। तो ये कंट्री का पहला इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है। अभी तक इंडिया ने खुद से ही डिजाइन करके, फैब्रिकेट करके, बना के, पूरी तरह से अभी तक इंडिया ने माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाया हुआ है। बाकी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी तक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर के मामले में नहीं है। लेकिन अजीत माइक्रो प्रोसेसर आईआईटी बंबई में बनाया गया और पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया गया। चाहे उसका डिजाइनिंग हो, फैब्रिकेशन हो, रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो, पूरी तरह से इंडिया में ही। तो ये कंट्री का पहला इंडिजीनियस मतलब पूरी तरह से इंडिया का माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि बड़े कंप्यूटर्स के लिए, बड़े साइज्ड कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया। अब याद रखना शक्ति भी एक इंडिया का पहला इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन छोटा, स्मॉल साइज्ड। लेकिन अजीत माइक्रो प्रोसेसर लार्ज साइज्ड है। कुछ बुक्स लिखते हैं मीडियम साइज्ड या लार्ज साइज्ड, कुछ बुक्स लिखते हैं। लेकिन याद रखना है आपको, अभी तक 2 ही ऐसे माइक्रो प्रोसेसर्स है जो कि इंडिया खुद से अकेले बना रहा है। एक तो न्यूज में शक्ति पहले ही था पिछले साल, वो लेकिन छोटा साइज्ड था। अभी ये आया है अजीत माइक्रो प्रोसेसर, जो ये बड़ा साइज्ड है। तो यही आएगा कंट्री का पहला इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन लार्ज साइज्ड। कंट्री का वो भी पहला था लेकिन स्मॉल साइज्ड। ठीक है, ओके। इससे क्या होगा? इंडिया सेल्फ रिलायंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगा। इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहेगा बाकी कंट्रीज के माइक्रो प्रोसेसर्स पे। डार्क नेट को डार्क वेब भी बोलते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है इंटरनेट का जिसको एक्सेस नहीं कर सकता नॉर्मल सर्च इंजन। आपका गूगल, आपका यूसी ब्राउजर, नॉर्मल सर्च इंजन इसको नहीं एक्सेस कर सकता, इसको नहीं ओपन कर सकता। नॉर्मल सर्च इंजन वहां इस डार्क नेट के अंदर चीजों को नहीं खोल सकता। डार्क नेट में एक्चुअली इलीगल एक्टिविटीज की जाती हैं जो कि ज्यादा लोगों को ना पता चले, और उसको खोलने के लिए एक सर्च इंजन है जिसको बोलते हैं TOR, द ओनियन रिंग ब्राउजर। ये एक ऐसा ब्राउजर है जो डार्क नेट को एक्सेस कर सकता है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ताज़ा देखा गया कि बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं डार्क नेट पे। तो ये था 2020 का करंट अफेयर रिलेटेड टू कंप्यूटर। और मैं आपको बताऊं कि हमारी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इसी लेक्चर के एंड पे मिलेगा। आप वो देख लो। ठीक है, बाय।